जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर रिमाइंडर समान ज्ञान का बुक देख पा रहे हैं। इस बुक की खासियत यह है कि इसमें सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक को वन लाइनर फॉर्म में कवर किया गया है और साथ में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी सॉल्व कराया गया है। इसमें सब्जेक्ट वाइज वस्तुनिष्ठ प्रीवियस ईयर के टोटल 82 सेट्स है और साथ में 49 अभ्यास सेट्स दिए गए हैं। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा एसआई का हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन इस बुक की जो प्राइस है थोड़ी सी ज़्यादा है और ऐसे भी मैं इस चैनल पर इस पूरे बुक को कवर कराने वाला हूं, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग इस चैनल के माध्यम से इस पूरे बुक का नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। तो चलिए आप सभी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को पहले ही बता देता हूं कि बहुत ही जल्द थ्योरी क्लास को भी स्टार्ट किया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, जिससे आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो देखिए, भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, ये सभी को पता ही होगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत को कवर करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? तो याद रखिएगा 3 स्रोत है। कौन कौन से स्रोत है? तो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशियों के वृत्तांत। इन 3 स्रोतों से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग जान सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास जानने के सबसे मुख्य स्रोत कौन है? तो इसमें से तीनों में से सबसे मुख्य जो स्रोत है यह है पुरातात्विक स्रोत। आगे देखिए, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा अभिलेख। अगला प्रश्न है, अभिलेख कितने प्रकार के हैं? तो अभिलेख 2 प्रकार के हैं, एक है सरकारी अभिलेख और दूसरा है निजी अभिलेख। आगे देखिए, विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? तो यह है सोहगौरा अभिलेख। एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया था? तो 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर के अभिलेख को लिखा गया था। एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं? तो मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य। अगला प्रश्न है, ईरान के सम्राट दारा प्रथम के द्वारा पर्सिपोलिस एवं बेहस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। पर्सिपोलिस एवं बेहस्तून अभिलेख में भारत के किस प्रांत के जीतने का साक्ष्य मिला है? तो सिंधु प्रांत के। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख है सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। जबकि अगर आपसे पूछे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख तो एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से। जबकि भारत में पूछे तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। सिंधु घाटी के अभिलेख किस पर लिखी गई थी? तो मिट्टी के बर्तन एवं मुहरों पर सिंधु घाटी के अभिलेख लिखे गए थे। सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई है? तो याद रखिएगा भाव चित्रात्मक। ये प्रश्न पूछता एग्जाम में, स्टार मार्क कर लेंगे। मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। तो मौर्य काल के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब? तो 1837 में। जेम्स प्रिंसेप किस देश के रहने वाले विद्वान थे?
तो ये फ्रांस के रहने वाले विद्वान थे। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया है? तो देखिए अशोक ने अपने अभिलेख पर ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, आरमेइक लिपि एवं यूनानी लिपि का प्रयोग किया है। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया हुआ है। अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है? तो सार ए कुना, ये जो अभिलेख है इसमें अशोक ने 2 भाषाओं का प्रयोग किया है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सभी प्रश्न एक दूसरे से लिंक है, बिल्कुल सीरीज वाइज प्रश्न दिए गए हैं। आगे देखिए अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है? तो देखिए मान सेहरा एवं सहबाजगढ़ी, ये जो अभिलेख है इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है अशोक ने। अब देखिए मान सेहरा एवं सहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है पाकिस्तान में स्थित है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको भी मार्क कीजिए। तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है? तो याद कर लीजिए जूनागढ़ अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। देखिए जैन धर्म के टोटल कितने तीर्थंकर हैं पूछा जाता है, तो टोटल 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें 24वें और आखिरी तीर्थंकर कौन है? तो वर्धमान महावीर है। ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख से, ध्यान रखेंगे। ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा था? तो रवि कृति ने ऐहोल अभिलेख को लिखा था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा था? तो हरिसेन ने प्रयाग स्तंभ अभिलेख को लिखा था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया था? देख सकते हैं एक एक प्रश्न एक दूसरे से लिंक है। तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है प्रयाग स्तंभ अभिलेख को, और इसको किसने लिखा है? तो हरिसेन ने। जबकि ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा है? रवि कृति ने। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया है? तो देखिए इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय के बारे में जानकारी मिलती है प्रयाग स्तंभ अभिलेख में, जिसको किसने लिखा है? तो हरिसेन ने, ध्यान रखेंगे। भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो सती प्रथा का उल्लेख पहली बार किया गया है एरन अभिलेख में, ध्यान रखेंगे। अब देखिए एरन अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने एरन अभिलेख को लिखवाया था। और दोस्तों अगर आप लोग सही से तैयारी करना चाहते हैं और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम जो ये टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट किए हैं आपको बीच बीच में इस क्लास से रिवीजन करते रहना है, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। आगे देखिए नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया था? तो याद रखिएगा सातवाहन नरेश कौन है? तो पुलु मावी, इन्होंने नासिक के गुहा लेख को लिखवाया था। मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो मालवा नरेश यशोधर्मन, याद रखिएगा यशोधवर्मन ने लिखवाया था मंदसौर अभिलेख को। अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान में दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है, याद कर लीजिए। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं का। अब देखिए यहाँ पे चार्ट दिया गया है महत्वपूर्ण अभिलेख, तो चलिए इसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे अभिलेख है और संबंधित शासक है। तो देखिए हाथी गुफा अभिलेख पूछे किससे संबंधित है? तो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख ये किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, इसको मार्क कीजिए। प्रयाग स्तंभ अभिलेख अभी हमने ऊपर में कवर किया था, समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, इस प्रश्न को भी मार्क कीजिए। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख पूछे प्रत्याहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, इसको भी मार्क कीजिए। देववाड़ा अभिलेख ये बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। तो इस चार्ट को आप सभी एक बार जरूर रिवीजन कर लें। आगे देखिए, नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो दशरथ ने करवाया था। निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? तो मंदिर एवं मूर्तियों पर निजी अभिलेख को खुदवाया जाता था, ध्यान रखेंगे। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा फिर हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, पुष्य मित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ के जाने की जानकारी कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुए हैं? तो इसको भी याद कर लीजिए, ये प्राप्त हुए हैं अयोध्या अभिलेख से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अयोध्या अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? तो विदिशा नामक स्थान पर लिखवाया था। विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को भारत में सिक्के का जन्मदाता माना जाता है। आहत सिक्के का प्रचलन कब से भारत में शुरू हुआ? तो 6वीं शताब्दी से शुरू हुआ था भारत में। कौन से सिक्के? तो आहत सिक्का। भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी ने भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम जारी किया था। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? अब देखिए, दोनों प्रश्न बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे अगर पूछे सबसे पहले तो हिंद यूनानी, लेकिन सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के पूछे तो कुषाण राजवंशों ने जारी किया था। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे? तो गुप्त वंश के शासकों ने। देखिए, फिर से रिपीट कर देते हैं, तीनों प्रश्नों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे भारत में सोने के सिक्के को सबसे पहले किसने जारी किया? तो हिंद यूनानी ने। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के पूछे तो कुषाण राजवंश ने। और सबसे अधिक सोने के सिक्के पूछे तो गुप्त वंश के शासकों ने। देख सकते हैं किस तरह से एक एक प्रश्न एक दूसरे से लिंक है। भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए? अब देखिए, यहाँ पे ना तो सोना है ना पे चांदी है, सिर्फ भारत में पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा जो सिक्का है किस काल में जारी किया गया था? तो मौर्योत्तर काल में, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए थे? तो सातवाहन राजवंश ने। भारत में पोटिन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किया था? तो सातवाहन राजवंश ने। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया था? तो गौतम बुद्ध का। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, पूछा जाता है। बोधगया में इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? कुशीनगर में। इनका जन्म कहाँ होता है? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु, याद रखिएगा। किसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किया गया है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन, पूछा जाता है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए थे? तो मोहम्मद गौरी ने। व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने व्याघ्र शैली के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे। सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूमिस्मैटिक। आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैंने भी आपको प्रैक्टिस शीट में बताया था। न्यूमिस्मैटिक में सिक्कों का
अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इसमें और भी थोड़े से प्रश्न रह गए हैं, कल हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये क्लास डेली चलता रहे।